नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भाजपा तोड़ रही है। यानी उनका इशारा है अजीत पवार के ऊपर कि वो जो है कम से कम 20 विधायक लेके जो है टूटने की फिराक में है। क्या है पूरी सच्चाई, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और पूरी कोशिश करेंगे कि ये आखिर में हकीकत क्या है इसके पीछे। जी सर, आप क्या मानते हैं, जो इस संजय राउत आपके खास मित्र हैं, आपने फोन भी किया होगा तो क्या जानकारी सही है ये कि अजित पवार टेकन फॉर ग्रांटेड कि जी जी उससे मेरी बात हुई होगी। जी मगर आज सुबह से वो कहीं बिजी है। मैंने उसको मिस कॉल दिया है। जी उसका बैक कॉल नहीं आया है, मगर उसका स्टेटमेंट मैंने देखा है। जी और उस स्टेटमेंट के बारे में मैं उससे विदाउट कंसल्ट करके भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, कई दिनों से चल रहा है। कभी नॉट सर रीचेबल, कभी ये कभी वो, कभी हाँ नाराजगी, सर, कभी कैसे है ना कि अभी इसमें संजय ने क्या बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जी राष्ट्रवादी तोड़ने की फिराक में फिराक है, में है। ऐसा उसने बोला है। सर, ये उसका जो कहना है जी। वो आधा सच है। अच्छा, आधा सच। आधा सच है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि राष्ट्रवादी टूटे, मगर राष्ट्रवादी का अजित पवार का जो खेमा है जी वो भी चाहता है कि हम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी की बला से छूटे। मतलब ये ऐसा है कि भाजपा सर कुछ कर नहीं सकता इसमें। जो भी करना है ना वो अजीत दादा को करना पड़ेगा। हाँ, भाजपा उनको ये बोल सकती है कि भाई आप आते हैं तो आपका उप स्वागत है। मुख्यमंत्री, हाँ, दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाती है तो आपको उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार तो रुका हुआ ही है। तो और जो मंत्री 20 या 23 मंत्री आने हैं, जी तो 23 में अगर आप आते हैं तो आपके 5-7 मिल जाएंगे। 5-7 मिल जाएंगे। तो उनको भी हम एकोमोडेट करेंगे, ऐसा वो उनको बोल सकते हैं। मगर सर कैसे है ना कि 53 है ना जी एनसीपी के लोग, अभी हमने हाँ गूगल पे देखा तो 53 है। सर, इसके लिए उनको बाकायदा जी अपना सीट नहीं गंवाते हुए, अभी क्या है, उद्धव जी ने बहुत घोल कर दिया उधर, हम्म, करके ये लोग सही सलामत बाहर निकल गए 40 के 40। जबकि पहले 16 निकले तब ये दो तिहाई नहीं नहीं था। हो पाते। बाद में ऐड करते गए, और उसका एक जो सिस्टमेटिकली फॉलो करके उनको एक्सपोज करना चाहिए था निवडणूक आयोग के सामने, इसके सामने, उसके सामने, वो नहीं, वो खुद ही प्रयास में थे। तो पवार साहब है यहाँ पे, वो ये देखेंगे कि इनके 35 हो गए तो भी मानना नहीं, मगर 36 नहीं होंगे। जो भी 36 का आंकड़ा लाने के लिए लगेगा, एक तरह से उसमें जादुई आंकड़ा हो गया है, 1/3। पवार साहब इतनी रुकावटें ला सकते हैं, जी वो कुछ भी करेंगे उसके जी लिए। जी मगर हम खोके 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 बोलते हैं इधर, हाँ, वो अपने डोके भी वापरेंगे और खोके भी वापरेंगे। वो कुछ लोगों को इमोशनल अपील कर सर, कैसे है ना, राष्ट्रवादी में एक प्रॉब्लम है जो खुद दादा भी फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि इमोशनल बॉन्ड पवार साहब के साथ सबका है। जितने भी राष्ट्रवादी के आमदार हैं ना, उनका जी एक इमोशनल बॉन्ड है उनके साथ। तो और सालों से चला आ रहा है। वो देखो, वो जब राष्ट्रवादी में गए तो ये सब राष्ट्रवादी में, कांग्रेस में गए तो वो कांग्रेस में गए, उनके साथ रहते हैं वो। जी जी तो अभी अजीत दादा की कुछ भी शिकायत हो या उनकी भी हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि शरद पवार साहब को वो छोड़ना इतना आसान नहीं उनके लिए, साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली बोल रहा जी हूँ। जी दूसरी बात ये है कि सर, शिंदे साहब ने जब शिवसेना तोड़ी तो 40 लोग उनको मिले, क्यों 40 लोगों का दर्द एक ही था हम्म कि उद्धव जी मिलते नहीं है, उद्धव जी काम करते नहीं, उद्धव जी रिश्वत लेते हैं बड़े पैमाने पर। कुछ भी हम कमाए पहले तो उनको दो। उसमें हम कमाए, ये शब्द मेरे को डालना पड़ेगा, क्योंकि सर देने वाला भी लेने वाले से लेके ही दे रहा था। जी तो हम कुछ भी करें तो उसमें 15%, 20%, 25%, 40% तक ये ले लेते। ये भी शिकायत थी उनकी। ये कॉमन एक ऐसा शिकायत हो गई थी सबकी कि उसके लिए जो 40 लोग थे वो एक दूसरे से जुड़े जा रहे थे। जी उनको कोई एकजुट करने मतलब वाला सबका आदमी शिकायत ही था, वो कॉमन था। लीडरशिप शिंदे की थी। जी बट शिंदे की लीडरशिप में सर वो मुख्यमंत्री बनेंगे ये मुद्दा नहीं था। नहीं था, चर्चा भी नहीं थी। चर्चा भी नहीं थी, और उनको भी मालूम नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। वो तो अमित शाह ने लास्ट मोमेंट पे उनको बता दिया
कि आप किसी को बिना बताए शांत रहो, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हमारा अगला चेहरा भी आप रहेंगे। वो तो उनको क्या बोलते हैं, पगार भी, बोनस भी सब दे दिया एक साथ ही। लॉटरी भी जी सब मिल गई। तो कैसे था कि शिंदे साहब ने जब बगावत की तो दो मुद्दे रहे उसमें। एक मुद्दा ये रहा कि हम सब एक पंछी एक डाल के है और सबका उद्धव जी के खिलाफ क्रोध है, जी रोष है। सर अभी ऑनेस्टली ऐसा आप बोलने को जाएंगे तो शरद पवार साहब उद्धव के प्रति असंतुष्टता थी, जी। ये बात सही। जी और 40 ने और भी जो उनके साथ है उनकी भी थी, वो इमोशनल बॉन्ड से लटके हुए, वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद। मैं सर शरद पवार साहब के बारे में ऐसी शिकायत 36 लोगों के 35, ये पकड़ो समझो, अजीत दादा एक अलग कर दिए, 35 लोगों के मन में है क्या, इसके बारे में मुझे डाउट है। पवार साहब सर देखो, पवार साहब उद्धव नहीं, उद्धव किसी को मिलता नहीं था, उद्धव किसी से बातचीत संवाद नहीं रखता था, उनके हित देखता नहीं था, कुछ नहीं करता था, वो अपनी सोचता था जी और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता था। उसने अपने एजेंट नेमे थे, दलाल नेमे थे, वो पैसा खाते थे, पैसा लाते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, वो सब एक फैमिली परिवार का माफिया हो गया था। जी तो सर पवार साहब के बारे में पहली शिकायत ये तो कोई भी उनका आदमी नहीं कर सकता है। मेरी तो दोस्ती आप जानते मिलते नहीं, ऐसा तो नहीं, मिलते नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। मैं अभी मेरी इच्छा भी नहीं थी और ज़्यादा कुछ मिलने जैसा था भी नहीं, और एक मेरा दोस्त बोला कि अनिल मैं पवार साहब के साथ जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे सुबह बुलाया चाय पे। तो मैं बोला ठीक है चलो जाएंगे। उस बहाने मैं बोला पहले हमके उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बीच में तो कोई रिश्ता रहा ही नहीं है, तो चल जाते हैं। तो हम गए, दरवाजे में जितेंद्र मिला, तो मैं बोला साहब है क्या? बोला है। बोला अभी तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना? मतलब मेरी नहीं है, इसके यहाँ मुझे मालूम है ये अभिजीत राणे की अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने बोला है कि ये राणे आके जाएगा, फिर तुम आ जाना। सो उसके साथ 25-30 कार्यकर्ता थे। मैं बोला इन सबको लेके जाएगा? हाँ। बोला पवार साहब के यहाँ मिलने के लिए किसी को बंधन नहीं है। हाँ ठीक है, अंदर उनके हॉल में इतने बैठते नहीं, थोड़े बाहर रुकेंगे, थोड़े आएंगे, मगर सबका मैं एक एक का परिचय कर दूंगा और वो कौतुक से सुनेंगे, आस्थापूर्वक सुनेंगे। और इतना ही नहीं, बोलेंगे अच्छा तू त्या गावचा आहे का? मग त्या गावचा तो माझा एक कार्यकर्ता है, अच्छा वो गांव में मेरा ये एक नेता है, वहां पे आमचा आमदार रहा है। मतलब सर वो ऐसा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन है उनके पास, मेमोरी है कि भाई कोई भी आदमी के बारे में कुछ बोले तो उनका कोई ना कोई संबंध निकलता है, वो गांव से निकलता है। वो बोलते थे या गावामध्ये मी 25 वर्षापूर्वी अमक्या कार्यक्रम करता आलो। सर उनके मेमोरी का कोई बहुत स्ट्रांग, बहुत जवाब नहीं। मोदी साहब की दिखती है मुझे कभी कभी, तो और प्यार से मिलेंगे। सर हम भी अभिजीत राणे ना छोटा पत्रकार है, इतना छोटा पत्रकार है कि हमने थाना वैभव से उसकी तुलना की जा सकती है जी। सर हम गए, मरे को देखा, अरे तुम्ही याच्याबरोबर कुठे आले? मी म्हणलो, तो म्हणाला चल तर आलो, या ना बसा की आपण, किती वर्षात आपली भेट नाही, एकदम प्यार से बोले। फिर मैंने उनको एक सजेस्ट किया, क्योंकि एक 5 मिनट हो गए, इसकी बातें होगी, उन्होंने भी क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, सब प्यार से एक बच्चे जैसा उससे बातें की। छोटा आदमी, अभिजीत राणे कोई बड़ा आदमी नहीं है। फिर मुझे पूछा कि तुम अभी क्या करते हो एग्जैक्टली, तो तुम्हारा नाम नहीं देखता हूँ मैं, उस समय मैं ये यूट्यूब में नहीं था, तो नाव नाही बघत तुमचं आता कुठे, एकदम निवृत्त झाले का? म्हटलं नाही तसं नाही, थोडं काहीतरी कन्सल्टिंग वगैरे करतो। अच्छा अमुक तमुक वगैरे, मुलं वगैरे, सर ये क्या जरूरत थी, ये सब पूछे उन्होंने। और बाद में मैं उनको बोला, ये मुझे बोला था चाय पिलाने के लिए लाया है, तो बोले चाय आ रही है, चिंता मत करो, उतने में चाय आ गई। सर मैं जैसे ही बाहर निकला, एक मन को शांति और एक प्रकार का सुकून था कि शरद पवार साहब जैसे बड़े आदमी ने इतने सालों के बाद, सर 20 साल के बाद मिला था उनको मैं, 20 साल के बाद भी मेरा नाम से लेके मेरे फैमिली तक सब चीजों का उनको याददाश्त थी। और हैरान हो गया, मैं हैरान हो गया। और बाद में भी जो लोग थे ना सर, अंदर जा रहे ना, जैसे बाप को मिलने जाते हैं ना, उस तरह से जा रहे थे कि इसके लिए ये तो बोलता है मेरा बाप है, जितेंद्र तो हमेशा बोलता है शरद पवार साहब मेरे बाप है सर, मगर ये भावना जो जितेंद्र के मन में बाप, वो भावना राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता, नेता, आमदार इनमें है। सर बाला साहब नहीं है, उद्धव है। उद्धव के बारे में भाई की भावना नहीं किसी के मन में, उनके बारे में बाप की थी। तो उस समय भी राणे गए, राज ठाकरे गए, गणेश नाईक गए,
भुजबल गए, मगर भुजबल का तो मतलब ऐसा फिलोसॉफिकल डिफरेंस था, प्रिंसिपल का डिफरेंस था मंडल आयोग के लिए। पर ये बाकी गए वो उद्धव ने ढकेले बाहर जी बाबा साहब के ऊपर दबाव लागे, मगर बाबा साहब के बारे में प्यार था उनके मन में। तो ऐसा हो गया कि सर शरद पवार साहब के खिलाफ बोलने के लिए भी 100 बार सोचेंगे, तो बगावत करने की सोचेंगे क्या, मुझे डाउट है। मैं नहीं मानता, अनलेस जैसे वो 80 घंटे का ये हुआ था ड्रामा, हाँ। वो पवार साहब ने किया था, पवार साहब की सम्मति से ही हुआ था, करके तो क्या उनको लगता है फिर कोई ड्रामा की तैयारी हो रही है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी भी हाँ। अजीत दादा वहां जाएंगे तो बगावत करके नहीं जाएंगे। हाँ, पवार साहब ने अगर ये बोल दिया कि बगावत का ही नाटक करना है अपने को, और सबको बुला के बोले कि भाई तुम अजीत दादा के साथ जाओ, मैं राष्ट्रवादी को संभालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नेशनल लीडरशिप, एक राष्ट्रीय नेता करके मेरा जो चरित्र और चारित्र और प्रतिमा है उसको मुझे संभालना है। तो जाओ और भाजपा के साथ जाओ, गवर्नमेंट बनाओ। उल्टा वो बोलेंगे कि अजित तू मुख्यमंत्री पद दिल्याशिवाय जाऊच नको, जाने दो एकनाथ का। लेकिन क्या लगता है सर कि जैसे कि जाने बोल रहे, लेकिन भाजपा को जरूरत है क्या भाई इस समय? सर जरूरत है सर, दोनों है। अगर राष्ट्रवादी का अजीत दादा एक 36 लोगों को लेके आते हैं इनके साथ, अभी तो फिलहाल 20 चर्चा चल रही है, फिलहाल 20 की चर्चा चल रही है। 20 टीवी पे आ रहा है, मेरे को किसी ने परसों बताया अपने दोस्त ने कि बोला 23 की ये लिस्ट है उनके पास। 23 काफी नहीं है, अभी और 13 लगेंगे उनको। मगर अगर साहब ने ही बोल दिया कि जाओ तो वो 36 ही क्या 40 आ सकते हैं। वो सब वो जितना बोलेंगे उतने लोग जाएंगे उनके साथ। और भाजपा को सो जरूरत है। मैं बोलूँ क्या कि उद्धव के बारे में जो सिंपैथी है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही, बढ़ रही है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मगर कम नहीं हो रही है। और वो पर्याप्त है इनको हराने के लिए। बीजेपी और शिवसेना सत्ता जाने के लिए अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भाविका से तीनों साथ में रहे और ये सिंपैथी वेव इनके बारे में राहुल की और इसकी जो पुण्याई है सोनिया और गांधी परिवार की, वो कांग्रेस के साथ, और पवार साहब की खुद की एक जो ये है प्रतिमा और प्यार, वो इसके साथ रहे तो सर हार जाएंगे। मैं अभी भी बोलता हूँ आपको। और लोकसभा सामने है सर, वो लोकसभा छोड़ो, ये लोकसभा जो है पूना की जो गिरीश बापट की जाने से हुई है, सर मैं बोलता हूँ ये अगर तीनों एक साथ हो गए और उम्मीदवार किसका भी हो, राष्ट्रवादी का हो या कांग्रेस का, पर वो चुन के आएगा। बीजेपी मार खाएगी, उनका नहीं चुन के आने वाला आज की तारीख में। अभी अमित शाह है, मोदी है, वो क्या और क्या नाटक खिलाते हैं, उनके लोग क्या तोड़ते हैं, वो बात छोड़ो। मतलब आज की तारीख में अगर चुनाव आता है तो सर मेरी अंतरात्मा कहती है, नहीं सर आप तो बहुत प्रामाणिक पारदर्शी है। मैं हमेशा इन लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई मैं प्रोफेशनल कमर्शियल आदमी हूँ, मगर सर आपके साथ जब बैठता हूँ तो मेरे अंदर का भी अंतरात्मा जाग उठती है और वो बोलती है कि अनिल झूठ मत बोलो, तुम ऐसे आदमी के, सच्चे आदमी के साथ बैठे हो कि जिसकी चारित्र यही पुण्याई है लोगों के मन में। आपके बाद में आदर भाव मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं भी सच्चाई बोलूंगा सर आपके साथ। आज अगर चुनाव होते हैं आज, तो सर जैसी स्थिति उस समय थी कि भाई शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलके 10-15 सीटें कम पड़ेगी। भाजपा और शिंदे गुट और कोई उनके साथ आएंगे अपक्ष वगैरह वो मिलके उनको भी 10-15 सीटें कमी मिलेगी। मतलब 288 है ना तो ऐसा समझो कि 250 का निर्णय हो जाएगा, 125 सुन रहे हो आप? बिल्कुल 250 बीच में रहेगी, उधर 288 है, 145 पे मेजॉरिटी होती है, तो दोनों के पास आधे दोनों के मिलके 250 हो जाएंगे। मतलब एक के पास हो जाएगी 125 अंदाजन, हम जरा थोड़ा सा ब्रॉड बोल रहे हैं। तो 125 में गवर्नमेंट बनती नहीं, 20 कहीं पड़ते हैं। वो 20 जिसके साथ जाएंगे वो किन करे भाई, तो मन से के 5-10 हो सकते हैं, और कोई अपक्ष जो है दादा बाहुबली वो आते हैं तो वो भी हो सकते हैं। मतलब मुश्किल है भाजपा के लिए, शिवसेना और भाजपा के लिए भी। मतलब भाजपा ने जो सोचा था कि अगर शिवसेना फोड़ दूंगा, शिंदे को साथ में ले लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा, दरअसल बनता होने क्लियर मेजोरिटी सर नहीं, आज की तारीख में तो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। और लोकसभा तो ये हार जाएंगे बीजेपी वाले,
जी। अगर ये तीनों एक आ गए और एक ही ये है। अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों बोल रहे हैं कि हमारा क्लेम है, वो किसी एक का क्लेम होना चाहिए जी। और करेंगे वो सर, जी। इतना मैनेज करेंगे सर। मेरे को ऐसा लगता है कि अजीत दादा है ना, बिना शरद पवार की सम्मति, अनुमति और परमिशन के बिना नहीं टूटेंगे, हिलेंगे नहीं। नहीं टूटेंगे, नहीं बाहर आएंगे। और पवार साहब के लिए सरकार में जाने के लिए ये सही समय है ऐसा मुझे लगता नहीं है। पवार साहब ये नहीं सोचेंगे कि अभी इनको आगे भेज के बीजेपी के साथ कुछ करेंगे, क्योंकि ये अगर उधर जाते हैं सर, लोकसभा का भी मैप बदलता है। बदलता है। और पवार साहब को अगर नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय नेता बनना है तो अभी सर उनके 5 या 3 आते हैं ना कुछ। जी। हाँ, तो उनको कम से कम 10 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। 10 अगर सीट महाआघाड़ी की वेव है और अजीत दादा टूट गए तो 10 कैसे आएंगे उनके? कम से कम 10 तो होने चाहिए सर। तुम राष्ट्रीय नेतृत्व का ये करते हो तो 10 जी। तो वो खासदार होणे चाहिए। मेरे को लगता है पवार साहेब असा मराठीमध्ये म्हणतो खेळवतात, लढवतात, घोळवतात, असं ते जे आहे ना, वैसे वो एक खेल खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं इनके साथ। माइंड और वो माइंड गेम बोल सकते हैं। माइंड गेम बोल सकते सर आप उसको ना। वो आमच्याकडे त्याला म्हणतो आम्ही उंदीर मांजराचा खेळ. तिथे मांजर आहे ना, मारायचं असतं ना तर मारत नाही एकदम, त्याला असं इकडे ढकलतं, मग तो पळत सुटतो, मग त्याला पकडतं, परत इकडे आणतं, मग परत सोडतं, तो सुटला की परत पकडतं. सर वो पवार साहब ना, मेरे को लगता है की असा उंदीर मांजरचा खेळ एक भाजपशी खेळतायत. एक दिवस बोलायचं की मोदी साहेबांच्या पदवीचा काय संबंध आहे, दुसऱ्या दिवशी बोलायचं की अदानी एक उद्योगपती आहेत, या देशामध्ये उद्योगपतींना जर तुम्ही असं छळलं तर या देशातलं अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होईल. तिसऱ्या दिवशी बोलायचं की सावरकरांवर राहुल तुम्ही बोला ते चुकीचं आहे, सावरकर आमचे आदर्शवादी नेते आहेत, तुम्ही त्यांच्याबद्दल बोलायला नको होतं. ये सब बोलने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन का ये आता है तो वो बोलते हैं कि उसकी जरूरत नहीं, मैं उसके ऊपर काम किया हूँ, इसकी मेजोरिटी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी मेजोरिटी उसकी तरफ जाता है, तो काय के लिए ये चाहिए? फिर वो दूसरे दिन बोलते हैं अच्छा हमको चाहिए क्या, चलो ले लो, कोई बात नहीं। सर ये बीजेपी वालों का मन का कितना आंदोलन होता होगा। पवार साहब आगे, अरे पवार साहब वो देखो सामने से आ रहे, उतने में वो रुक जाते हैं। ये भाजपा वाले सोचते हैं अरे आगे तो बढ़ रहे थे मगर रुक क्यों गए, तब तक वो पीठ घुमाते हैं और वापस चले जाते हैं, दूसरे रास्ते चले जाते हैं, कोई और ही दिशा में जाते हैं। सर वो बहुत एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं जी। सर ये डेंजरस गेम में अजीत दादा के साथ 23 जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार के प्रति असंतुष्ट है। वो अपने काम नहीं हो रहे हैं, अपना ये नहीं हो रहा है, सत्ता गई है और वो सत्ता के भूखे है, सत्ता के लालची है। तो सत्ता के लालच में कितने लोग बगावत करेंगे इसका भी मुझे डाउट है। क्योंकि सर आज की तारीख में शिंदे साहब, और एक सीक्रेट बताता हूँ सर, सीक्रेट ऐसा है कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब वो उनके पार्टी के लोगों के जितने काम करते हैं जी, ये मैं बहुत बड़ा गौप्यस्फोटिक कर रहा हूँ, उससे ज्यादा वो अपोजिशन के लोगों के, राष्ट्रवादी का कोई भी आमदार आप जाके इंडिविजुअली मिलो, उसको बोलो शिंदे साहब ने आपका काम कुछ लेके गए थे क्या आप, और किया की नाही किया, वो बोले आम्हाला रिस्पेक्टने बसवलं, ते बोले अरे तुमचं काम तर केलं पाहिजे, तुम्ही आमचे विरोधक आहात, पहिले तुम्हाला खुश ठेवलं पाहिजे, सांगा काय करायचंय. तो फडणवीस भी ऐसा ही कर रहे, बीजेपी के लोगों को वो बाहर रखेंगे, अब तो घर के स्क्रूटिनी करेंगे, ये करेंगे, मगर अपोजिशन वाला है तो उसका काम प्रायोरिटी से करते हैं. तो उनके काम नहीं अड़े. ऐसा उद्धव का जमाना था, वो रिवेंजफुल जमाना था, वो सब क्षुद्र मनोवृत्ति का आदमी था, करके वो खुद भी काम नहीं करता था और दूसरों को काम करने का मौका भी नहीं था, कोरोना था, ये था, वो था, और उनकी वो दिलदारी होती है ना, वो नहीं थी. फडणवीस के पास दिलदारियां हैं, शिंदे साहब के पास दिलदारी है, वो उनके काम करते हैं, उनके काम नहीं आ रहे, काम के लिए उनको भाजपा में जाने की जरूरत नहीं, उल्टा नहीं जाएंगे तो ज्यादा काम होंगे. मैंने भी ये देखा है, मनोहर जोशी सर जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे थाना में वसंत डावखरे थे, उपसभापति थे और कांग्रेस के थे जी. सर मेरे मालूमात में, मेरे जानकारी में मनोहर जोशी ने तुम्हारे वसंत डावखरे के कहने से, सिफारिश से थाना में और मुंबई में मिलके 68 लोगों को 10% की फ्लैट दी. 68, मुझे संख्या मालूम है, नाम तक मालूम है किसको. वो डावखरे साहब जाते थे, बैठते थे, बोलते थे 10%. तो 68 लोकांना दिले. और शिवसेना के कितने दिए सर? 15 दिए.
शिवसेना के 15 ही लोगों को दिए, वो भी बाला साहब और उद्धव के कहने पे दिए, बाकी तो ये करके रखे थे, दबा के रखे थे। तो अभी भी शिंदे और ये कोई किसी का काम नहीं अड़ रहा है, और पवार साहब के खिलाफ जाएंगे नहीं, पवार साहब बोलेंगे तभी जाएंगे। तो अगर अजीत दादा टूटते हैं, फूटते हैं, तो ये जो कहता है कि उनके ऊपर दबाव ला रहा है, जी। ईडी का दबाव बोल रहा है, सर उनके ऊपर ईडी का दबाव नहीं है, चार्जशीट आ गई उसमें उनका नाम तक नहीं है, अगली चार्जशीट आएगी उसमें भी नाम नहीं होगा। सर उन्होंने दबाव लाया नहीं, उन्होंने एक सर्वे करके दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने भी दिखा दिया कि हमारे बाबा बैठे हैं मतलब इधर। भाजपा एक कोई ऑप्शन बना रही है। भाजपा ऐसा, वो भी एक क्या बोलते हैं, बीच में ढील देते हैं, फिर वही ऑप्शन बना रही है। ऐसा ये करती है, आज नहीं तो मगर कल इसमें जरूरत भाजपा के हाथ में कुछ नहीं है, पवार साहब ही डिसाइड करेंगे, और तभी अजीत दादा या तो साथ में रहेंगे या ये करेंगे। तो इसका मेरे दोस्त इसका जो कहना है कि दबाव लाके राष्ट्रवादी फोड़ रही है, जी। वो नहीं है। हाँ, शिवसेना के तोड़ने में फडणवीस साहब का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने का मन टटोला, उसके साथ बात की, यहाँ आने से फायदा क्या है वो बताया, इसलिए तो मंत्री भी मंत्री पद छोड़ के आ गए। जी जी। और ये लंबी कहानी चलेगी आपकी, हम चुनाव जीतवाएंगे आपको, ये सब बोल के रहा है। तो मेरे को नहीं लगता संजय की ये कहानी जो है तो संजय का जो बयान है उसमें दम। हाँ नहीं, पवार साहब जब डिसाइड करेंगे उसी दिन अजीत दादा बगावत करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। सत्य जी, तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि संजय राउत का बयान है कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़ रही है, यानी 20 विधायक को लेके अजीत पवार कभी भी जो है पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो हमारा चर्चा आपने देखा होगा, आप क्या अपने मानते हैं? खिलाफ की बगावत भी पवार साहब ही डिसाइड करेंगे। तो हमारी चर्चा पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।